हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग मिशेल फूको के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। सो मिशेल फूको का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनके बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग। सो पॉल मिशेल फूको वॉज फ्रेंच फिलोसफर। तो ये क्या थे? एक फ्रेंच फिलोसफर थे, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। Foucault's theories primarily address the relationship between power and knowledge। तो इनकी जो थ्योरी है वो ज्यादातर दो चीजों के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, पावर और नॉलेज की, एंड हाउ दे आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल थ्रू सोसाइटल इंस्टीट्यूशन। और ये कैसे यूज किए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोलिंग के लिए, सोसाइटी में मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए या मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से पावर और नॉलेज का यूज किया जाता है, इसकी स्टडी इन्होंने किया है। राज की संस्था लोगों से कैसे अपनी बात मनवाती है, इस समझ में सबसे ताजा और विचारों विचारोत्तेजक विकास मिशेल फुको ने किया है। पूंजीपति वर्ग राज्य में अपनी सामाजिक सत्ता केवल हिंसा के उपकरणों के द्वारा ही स्थापित नहीं करता, वह तरह तरह के सांस्कृतिक रूपों का इस्तेमाल करके भी अपनी सामाजिक सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करता है। ठीक। तो इनका बॉर्न हुआ था 15 अक्टूबर 1926 को, और ये डाइड हुए थे 25 जून 1984, पेरिस, यानी कि फ्रांस। इन्फ्लुएंस, इनसे जो लोग इन्फ्लुएंस थे वो कौन थे? गिल्स डेलोज, पियर बार्डुआ, जूडिथ बटलर। ठीक। इन्फ्लुएंस बाय, ये किससे इन्फ्लुएंस थे? गिल्स डेलियोज, फ्रेडरिच नीस, कार्ल मार्क्स एटसेट्रा। ठीक। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, उनकी मेथोडोलॉजी भी है ये, डिस्कोर्स एनालिसिस का है। ठीक। डिस्कोर्स एनालिसिस, भाषण का विश्लेषण, भाषण का विश्लेषण। फुकोडियन डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। तो फुकोडियन डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? एक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस है जो क्या करती है? फोकस ऑन पावर रिलेशनशिप। जो ज्यादातर किस पे फोकस करती है? पावर रिलेशनशिप पे फोकस करती है इन सोसाइटी एज एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक। पावर रिलेशनशिप को ये फोकस करती है इन सोसाइटी एज एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस। फुकोडियन प्रवचन विश्लेषण भाषण विश्लेषण का एक रूप है जो भाषा और प्रथाओं के माध्यम से व्यक्त समाज में शक्ति संबंधों पर केंद्रित है। तो ये ज्यादातर क्या है? शक्ति संबंधों पर केंद्रित है, जो किससे होती है? भाषा और प्रथाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। ठीक। लैंग्वेज एंड प्रैक्टिस के थ्रू ये एक्सप्रेस की जाती है। ठीक। तो इसकी एनालिसिस क्या कहलाती है? डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाती है। और फुकोडियन की जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो ज्यादातर पावर रिलेशनशिप पे बेस्ड है, शक्ति संबंध पे बेस्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है इमाइल डर्कीम और मिशेल फुको का। इमाइल डर्कीम का नहीं, मिशेल फुको का। तो ये फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो आपको ये फ्रेंच में नहीं पूछते हैं, ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है। बाय मिशेल फुको,
is a treatise about the methodology and historiography of the system of thought, episteme, and of knowledge, discursive formation, which follow rules that operate beneath the consciousness of the subject, individual, and which define a conceptual system of possibility that determines the boundaries of language and thought used in a given time and domain. ठीक. गुड इवनिंग. मिशेल फुको द्वारा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में क्या कहा उन्होंने विचार प्रणाली, एपिस्टीम और ज्ञान विवेकपूर्ण संरचना की पद्धति और इतिहास लेखन के बारे में एक ग्रंथ है. ये इतिहास लेखन के बारे में एक ग्रंथ है जो विषय की चेतना के नीचे काम करने वाले नियमों का पालन करता है, व्यक्तियों और जो एक निश्चित समय और डोमेन में उपयोग की जाने वाली भाषा और विचार की सीमाओं को निर्धारित करने वाली संभावना की एक वैचारिक प्रणाली को परिभाषित करते हैं. तो यही है. जनरली आपसे ये पूछा जाता है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था. बस आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना है. आप एक बार देख लीजिए डेफिनेशन क्या होती है. बाकी मतलब आपसे पूछा नहीं जाता है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है. जीनियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी मिशेल फुको का है. अब जीनियोलॉजी में क्या कहते हैं, वंशावली में क्या कहते हैं. ये जीनियोलॉजी वाज फॉर फुको अ मेथड ऑफ राइटिंग क्रिटिकल हिस्ट्री. तो जीनियोलॉजी क्या है, एक मेथड है क्रिटिकल हिस्ट्री लिखने की. क्रिटिकल हिस्ट्री मतलब जब आप क्रिटिकल वे में हिस्टोरिकल पार्ट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखते हैं तो वो क्या है, एक तरह का क्रिटिकल हिस्ट्री. अ वे ऑफ यूजिंग हिस्टोरिकल मटेरियल to bring about a revaluing of values in the present day. ठीक. तो फुको के लिए वंशावली महत्वपूर्ण इतिहास लिखने की एक विधि है. महत्वपूर्ण इतिहास लिखने की क्या है, एक विधि है. वर्तमान समय में मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन लाने के लिए, तो जो मूल है यानी कि वैल्यूज हैं उसको रिवैल्यू करने के लिए, रिवैल्यू मतलब उसकी फिर से वैल्यू बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियल्स का यूज करते हैं. ठीक. लाने के लिए ऐतिहासिक सामग्रियों का उपयोग करने का एक तरीका है जिसको फुको ने क्या कहा, वंशावली कहा है या जीनियोलॉजी कहा है. एपिस्टीम्स का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन करते हैं मिशेल फुको. तो इसमें क्या कहते हैं, उपमाएं. एपिस्टीम अकॉर्डिंग टू फुको आर इम्प्लिसिट रूल्स ऑफ फॉर्मेशन. तो ये क्या है, इम्प्लिसिट रूल्स ऑफ फॉर्मेशन है which govern what constitute legitimate forms of knowledge. जो क्या करता है, legitimate forms of knowledge को govern करता है, मतलब उसी को बताता है for a particular cultural period. एक particular cultural period के लिए ही. फुको के अनुसार एपिस्टीम्स यानी कि उपमाएं जो है वो क्या है, अंतर्निहित गठन के नियम है. ठीक, अंतर्निहित गठन के नियम है जो किसी विशेष सांस्कृतिक अवधि के लिए ज्ञान के वैध रूपों का गठन करते हैं. जो किसी विशेष अवधि के लिए, सांस्कृतिक अवधि के लिए ज्ञान के वैध रूपों का गठन करते हैं, उसी को मिशेल फुको ने क्या कहा है, उपमाएं कहा है. They are the underlying codes of a culture that govern its language. तो ये क्या है, underlying codes of a culture. कल्चर के अंडरलाइनिंग कोड्स हैं जो क्या करते हैं, उसकी लैंग्वेज, जो कल्चर की लैंग्वेज है, इट्स लॉजिक, इट्स स्कीमाज ऑफ परसेप्शन, इट्स वैल्यूज एंड इट्स टेक्निक एक्सेट्रा. इन सब चीजों को गवर्न करता है. उसके लैंग्वेज, उसकी लॉजिक, उसकी स्कीमाज, उसके परसेप्शन, स्कीमाज ऑफ परसेप्शन, वैल्यू और उसके टेक्निक्स को गवर्न करता है. वे एक संस्कृति के अंतर्निहित कोड हैं जो इसकी भाषा, इसके तर्क, इसकी धारणा की योजनाओं, इसके मूल्यों और इसकी तकनीकों आदि का नियंत्रित करती है, आदि को नियंत्रित करते हैं. ठीक. तो ये होती हैं उपमाएं. सोशल साइंसेस आर डोसाइल बॉडीज एंड सब्जेक्टेड माइंड. ठीक. तो ये कोटेशन है मिशेल फुको की. इन्होंने कहा था सोशल साइंसेस आर डोसाइल बॉडीज एंड सब्जेक्टेड माइंड. सामाजिक दृश्य विनम्र शरीर और अधीन मन है. ठीक. तो
तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु सेड दैट सोशल साइंसेस आर डोसाइल बॉडीज एंड सब्जेक्टेड माइंड। किसने कहा है कि सामाजिक दृश्य सामाजिक दृश्य नहीं कहेंगे, सामाजिक विज्ञान ये साइंसेज है, सीन नहीं है, ठीक है। सोशल साइंसेस आर डोमिसाइल बॉडीज एंड सब्जेक्टेड माइंड। सामाजिक दृश्य, सामाजिक विज्ञान विनर शरीर और अधीन मन है, ठीक। बायोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट भी मिशेल फुको ने डिफाइन किया है। अब इसमें देखते हैं बायोपॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं। दो तरह की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं ये, एक है बायोपॉलिटिक्स और दूसरा है बॉडी पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू फुको, biopolitics refers to the processes by which human life at the level of population, ठीक। तो क्या है बायोपॉलिटिक्स? रिफर्स टू द प्रोसेसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ह्यूमन लाइफ एट लेवल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेवल पर इमर्ज एट अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन वेस्टर्न सोसाइटीज, ठीक। तो जो ह्यूमन लाइफ है वही एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई, कहाँ पे? वेस्टर्न सोसाइटी में, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? बायोपॉलिटिक्स का। फुको के अनुसार बायोपॉलिटिक्स उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके द्वारा मानव जीवन जनसंख्या के स्तर पर पश्चिमी समाजों में एक विशेष राजनीतिक समस्या के रूप में उभरा, ठीक। तो मानव जीवन ही एक राजनीतिक समस्या बन गया, किस स्तर पर? जनसंख्या के स्तर पर। कहाँ पे? पश्चिमी समाजों में, जिसको इन्होंने बायोपॉलिटिक्स का नाम दिया, ठीक। बॉडी पॉलिटिक्स, शारीरिक राजनीति, ठीक। तो दूसरा पॉलिटिक्स, टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? बॉडी पॉलिटिक्स, जिसको शारीरिक राजनीति कहा जाता है। तो ये क्या होता है? शारीरिक राजनीति या बॉडी पॉलिटिक्स क्या होती है? The term body politics refers to the practices and policies through which powers of society regulate the human body. तो ये क्या है? बॉडी पॉलिटिक्स क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस और पॉलिसीज हैं जिसके जरिए जो है पावर ऑफ सोसाइटी रेगुलेट्स द ह्यूमन बॉडी। जो सोसाइटी की जो पावर है, अब वो चाहे इंसान के अंदर पावर हो या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर पावर हो, जो पावर है वो क्या करती है? रेगुलेट करती है ह्यूमन बॉडी को, एज वेल एज द स्ट्रगल ओवर द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ठीक। तो बॉडी का सोशल कंट्रोल, ठीक, और जो स्ट्रगल है ओवर द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल, ये सब कौन डिसाइड करता है? बॉडी पॉलिटिक्स। बॉडी पॉलिटिक्स शब्द यानी कि शारीरिक राजनीति का जो शब्द है, उन प्रथाओं और नीतियों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से समाज की शक्तियां मानव शरीर को नियंत्रित करती हैं, साथ ही शरीर के व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण की डिग्री पर संघर्ष करती हैं। तो इसके जरिए क्या करते हैं? जो समाज की शक्तियां हैं वो मानव शरीर को नियंत्रित करती हैं और उसके साथ साथ जो शरीर की के व्यक्तिगत सामाजिक नियंत्रण की डिग्री पर भी संघर्ष करते हैं, ठीक। तो ये हो गया शारीरिक राजनीति। तो आपसे जनरली बहुत डीप में इसमें भी नहीं पूछता है, बॉडी पॉलिटिक्स और बायोपॉलिटिक्स के बारे में बस पूछता है कि दो टाइप्स की पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने बात किया था, कौन कौन सी? एक बॉडी पॉलिटिक्स और दूसरा क्या है? बायोपॉलिटिक्स। टाइप्स ऑफ पावर, तो इन्होंने टाइप्स ऑफ पावर की भी बात की है, बायो पावर, सॉवरेन पावर और डिसिप्लिनरी पावर। तीन टाइप के पावर की बात किया है इन्होंने। तो वो हम लोग देख लेते हैं तीन टाइप के पावर कौन कौन से थे अकॉर्डिंग टू फुको। तो सबसे पहले आता है बायो पावर। Foucault concept of biopower describe the administration and regulation of human life। तो फुको का जो कॉन्सेप्ट है बायो पावर का वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। बायो से रिलेटेड, देखिए बायो से जो भी रिलेटेड होगा वो ह्यूमन से रिलेटेड होगा, ठीक, लाइफ से रिलेटेड होता है। Foucault's concept of biopower describe the administration and regulation of human life। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लेवल पर, एंड द इंडिविजुअल बॉडी, ठीक। पॉपुलेशन लेवल और इंडिविजुअल बॉडी के लेवल पर ये रेगुलेट करता है और एडमिनिस्टर करता है कौन? बायो पावर, ठीक। इट इज अ फॉर्म ऑफ पावर दैट टारगेट्स द पॉपुलेशन। ये ऐसा फॉर्म ऑफ पावर है जो पॉपुलेशन को टारगेट करता है। तो आपसे ये पूछ सकता है
कि विच टाइप ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको इज द फॉर्म ऑफ पावर दैट टारगेट्स द पॉपुलेशन। तो ये हो जाएगा आंसर आपका बायो पावर। ठीक, तो बायो पावर ही टारगेट करता है पॉपुलेशन को। शक्ति के प्रकार में सबसे पहले आता है बायो पावर। फुको के बायो पावर की अवधारणा जनसंख्या और व्यक्तिगत निकाय के स्तर पर मानव जीवन के प्रशासन और विनियमन का वर्णन करती है। तो ये क्या करता है बायो पावर? जो बायो पावर की अवधारणा है वो जनसंख्या और व्यक्तिगत निकाय के स्तर पर मानव जीवन के प्रशासन और विनियमन का वर्णन करती है। ये शक्ति का एक रूप है जो जनसंख्या को लक्षित करता है। ठीक, तो ये शक्ति का एकमात्र ऐसा रूप है जो जनसंख्या को लक्षित करता है। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फुको के अनुसार कौन सा ऐसा शक्ति का प्रकार है जो जनसंख्या को लक्षित करता है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका बायो पावर। डिसिप्लिनरी पावर, नेक्स्ट जो टाइप्स है वो क्या है? डिसिप्लिनरी पावर है। Disciplinary power. According to Foucault, disciplinary power characterizes the way in which the relations of inequality and operation in modern Western societies are produced through the psychological complex. तो ये ऐसे टाइप ऑफ पावर है डिसिप्लिनरी पावर अकॉर्डिंग टू फुको। ठीक, कि किस तरह से जो है द वे इन विच द रिलेशंस ऑफ इनइक्वलिटी और ऑपरेशन का जो रिलेशन है मॉडर्न सोसाइटी में वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? किसके जरिए? साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के जरिए। अनुशासनात्मक शक्ति। तो अनुशासनात्मक शक्ति क्या होती है? फुको के अनुसार अनुशासनात्मक शक्ति उस तरीके की विशेषता है जिसमें आधुनिक पश्चिमी समाजों में, तो ये एक ऐसी तरीके की विशेषता है जिसमें आधुनिक पश्चिमी समाजों में असमानता और उत्पीड़न के संबंध मानव वैज्ञानिक परिसर के माध्यम से पुनः उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो ये इसी को इन्होंने नाम दिया है अनुशासनात्मक शक्ति। ठीक, जिसमें जो है असमानता और उत्पीड़न के संबंध से ही वैज्ञानिक परिसर के माध्यम से पुनः उत्पन्न होती हैं। तो ये किसके बारे में बात करता है? असमानता और उत्पीड़न के बारे में बात करता है। ठीक, जो भी आधुनिक समाज में होता है, आधुनिक पश्चिमी समाजों में हो रहा है। सॉवरेन पावर, लास्ट जो टाइप्स है वो क्या है? सॉवरेन पावर, समप्रभु शक्ति। सॉवरेन पावर यानी कि समप्रभु शक्ति। तो सॉवरेन पावर यानी कि समप्रभु शक्ति क्या है? सॉवरेनिटी इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो सॉवरेनिटी क्या है? एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है दैट रिफर्स टू डोमिनेंट पावर, जिसका मतलब क्या होता है? डोमिनेंट पावर। डोमिनेंट पावर मतलब जो लोग डोमिनेट कर रहे हो, जिनका बोलबाला हो, और सुप्रीम अथॉरिटी या जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो सबसे ऊंची अथॉरिटी होती है, उसके पास ही सॉवरेन पावर होती है। इन अ मोनार्की सुप्रीम पावर रिसाइड्स इन द सॉवरेन और किंग। ठीक, तो मोनार्की में अगर आप देखें तो जो सॉवरेन पावर होती है वो किसके पास होती है? वो किंग के पास होती है। जो सुप्रीम पावर होती है वो किसके पास होती है? किंग के पास होती है। जो राजा होता है उसी के पास सारी पावर होती है, जिसको सॉवरेन पावर आप कह सकते हैं। संप्रभुता एक राजनीतिक अवधारणा है जो प्रमुख शक्ति या सर्वोच्च अधिकार को संदर्भित करती है। तो प्रमुख शक्ति या सर्वोच्च अधिकार को संदर्भित करती है एक राजशाही में। तो जो राजशाही होती है उसमें जो राजा होता है उसके पास ही सर्वोच्च शक्ति होती है या संप्रभु होता है। ठीक, राजा के पास ही सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक, उसके पास ही संप्रभु शक्तियां होती हैं। ठीक, एक राजशाही यानी कि मोनार्की। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें क्या है? सॉवरेन पावर रेस्ट विद द पीपल। तो यहाँ पे सॉवरेन पावर किसके पास है? पीपल के पास है। एंड इज एक्सरसाइज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, और इसको एक्सरसाइज कौन करता है? जो रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव कौन? जिनको आप चुन के भेजते हैं, जिनको आप इलेक्ट करके भेजते हैं। बॉडी सच एज कांग्रेस और पार्लियामेंट। ठीक, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है किसी किसी कंट्रीज में। ठीक,
आधुनिक लोकतंत्रों में संप्रभु शक्ति लोगों के पास रहती है। तो यहाँ पे जो संप्रभु शक्ति है इसमें राजा के पास नहीं बल्कि लोगों के पास रहती है। और कांग्रेस या सांसद संसद जैसे प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। तो कांग्रेस या सांसद जैसे प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग कौन करता है? पावर तो होती है लोगों के पास, लेकिन इसका प्रयोग कौन करता है? कांग्रेस या सांसद के जो प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। ठीक, गवर्नमेंटालिटी, सरकारिता क्या होती है? ये भी कॉन्सेप्ट मिशेल फुको का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सरकारिता क्या होती है या गवर्नमेंटालिटी क्या होती है? Foucault defines governmentality in brief as the conduct of conduct। तो ये क्या है? conduct of conduct or the art of government या art of government। ठीक, मतलब आप कैसे मतलब जो एबिलिटी होती है, जो तरीके होते हैं गवर्न करने को, लोगों को गवर्न करने को, उसी को इन्होंने गवर्नमेंटालिटी कहा। Where government includes a wide range of control techniques that make subject governable। ठीक, तो जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत वाइड नंबर ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कंट्रोल करने की, सब्जेक्ट को कंट्रोल करने की। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? जिसके ऊपर गवर्नमेंट गवर्न किया जा रहा है। ठीक, जिनको गवर्न किया जा रहा है। तो जिसकी कुछ जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करती हैं, जिसकी वजह से जो सब्जेक्ट है वो गवर्नेबल हो जाता है, मतलब कि उसको गवर्न करने लायक बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे टेक्निक्स ऐसी यूज करती हैं कि जो इंडियंस हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर वो अपनी सरकार चला सकें, उनके ऊपर वो गवर्न कर सकें। सरकारिता क्या होती है? फुको संक्षेप में आचरण का आचरण या सरकार की कला के रूप में सरकारिता को परिभाषित करते हैं। सरकार की कला के रूप में मतलब कि जो सरकार है उसके पास कुछ कला होती है जिसकी वजह से वो लोगों को नियंत्रित कर पाते हैं और लोगों के ऊपर अपनी सरकार चला पाते हैं। ठीक, सरकार में नियंत्रित तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है जो विषयों को शासित बनाती है। विषय यहाँ पे कौन सा है? जो पब्लिक है, जो व्यक्ति है, जो नागरिक, ठीक, उनको शासित करने लायक बनाती है, उनको शासित बनाती है। शासित मतलब जिनके ऊपर शासन किया जाता है। ठीक, ठीक, तो ये कला है। सरकारिता क्या है? एक कला है जो कई सारे तरीके इस्तेमाल करती है नागरिकों को नियंत्रण करने के लिए और उनको जो है शासित बनाने के लिए। Therefore, one might approach governmentality basically as a regulated field of power in the overlay between self and society। इसलिए स्वयं और समाज के बीच ओवरले में सत्ता के एक विनियमित क्षेत्र के रूप में मूल रूप से सरकारी दृष्टिकोण हो सकता है। ठीक, तो वन माइट अप्रोच गवर्नमेंटली बेसिकली एज अ रेगुलेटेड फील्ड ऑफ पावर। तो गवर्नमेंटलिटी को आप कह सकते हैं एक रेगुलेटेड फील्ड ऑफ पावर इन द ओवरले बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी। इसलिए स्वयं और समाज के बीच ओवरले में सत्ता के एक विनियमित क्षेत्र के रूप में मूल रूप से सरकारी दृष्टिकोण हो सकते हैं। पावर और नॉलेज की बात किया है मिशेल फुको ने। पावर और नॉलेज में क्या कहते हैं? वो शक्ति ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? इन क्रिटिकल थ्योरी, तो क्रिटिकल थ्योरी पावर नॉलेज इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फुको। तो क्रिटिकल थ्योरी में, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि मिशेल फुको की जो थ्योरी थी वो क्या थी? क्रिटिकल थ्योरी थी। उसमें इन्होंने पावर नॉलेज एक टर्म दिया था। ठीक, और उसमें इन्होंने पावर नॉलेज का एक टर्म डिफाइन किया है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि पावर और नॉलेज में क्या कहते हैं वो। महत्वपूर्ण सिद्धांत में शक्ति ज्ञान फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फुको द्वारा पेश किया गया। तो शक्ति ज्ञान किसने पेश किया था? मिशेल फुको। किसने? महत्वपूर्ण सिद्धांत में।
अकॉर्डिंग टू फुकोज अंडरस्टैंडिंग पावर इज बेस्ड ऑन नॉलेज। तो फुको के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, जो पावर है वो नॉलेज के बेस पे होता है, पावर जो है वो नॉलेज के बेस पे होता है। एंड मेक्स यूज ऑफ नॉलेज, और जो पावर है वो क्या करता है, नॉलेज का यूज करके ही अपनी पावर को बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड पावर रिप्रोड्यूसेस नॉलेज, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पावर की ही वजह से नॉलेज उत्पन्न होती है, नॉलेज रिप्रोड्यूस होती है, बाय शेपिंग इट इन अकॉर्डेंस विद इट्स एनोनिमस इंटेंशन। ठीक, क्योंकि जो जिनके पास पावर होती है वो नॉलेज को उसी के अकॉर्डिंग शेप करते हैं, एक उनके अंदर इंटेंशन होती है जिसके अकॉर्डिंग वो नॉलेज को शेप करते हैं। तो पावर जो आती है वो नॉलेज की वजह से आती है, लेकिन नॉलेज बाद में जो है पावर जो है वो बाद में नॉलेज को जनरेट करता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक, फोको की समझ के अनुसार शक्ति ज्ञान पर आधारित है और ज्ञान का उपयोग करती है। दूसरी ओर शक्ति अपने अज्ञात इरादों के अनुसार ज्ञान को आकार देकर पुनः उत्पन्न करती है। ठीक, तो ज्ञान शक्ति क्या है, वो ज्ञान पे आधारित है। ठीक, शक्ति हमेशा ज्ञान पे आधारित है, यानी कि ज्ञान की वजह से ही शक्ति होती है और ज्ञान का उपयोग करती है, और जो शक्ति है वो क्या करती है, ज्ञान का ही उपयोग करती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए शक्ति अपने अज्ञात इरादों के अनुसार, तो शक्ति जो जिनके पास पावर होती है, जिनके पास शक्ति होती है, तो उनके कुछ अज्ञात इरादे होते हैं, उसके अनुसार ज्ञान को आकार देते हैं। ठीक, उसके अनुसार ज्ञान को आकार देते हैं। सर्विलांस की बात किया है मिशेल फुको ने, जिसको निगरानी कहते हैं। सर्विलांस में क्या कहते हैं ये, फुको यूज द पेनोप्टिकन एज अ वे टू इलस्ट्रेट द proclivity of disciplinary societies subjugate its citizens। फुको के अपने नागरिक को अधीन करने वाले अनुशासनात्मक समाजों की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए पेनोप्टिकन का उपयोग किया। इन्होंने पेनोप्टिकन का उपयोग किया है कि कैसे सोसाइटी जो है सब्जुगेट करती है अपने सिटीजन को। सब्जुगेट करना, किसी चीज को दबा के रखना। ठीक, किसी चीज को अपने अधीन करना। ठीक, तो सोसाइटी कैसे डिसिप्लिन का यूज करती है अपने सिटीजन को सब्जुगेट करने के लिए, यानी कि दबा के रखने के लिए, अपने अधीन करने के लिए, कैसे अनुशासनात्मक समाजों की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए इन्होंने पेनोप्टिकन का उपयोग किया। ठीक, कैसे अनुशासनात्मक समाज जो है लोगों को अपने अधीन करते हैं। तो पेनोप्टिकन क्या है, अगर आप देखेंगे जेल में, तो यहाँ पे सेंटर में एक सिपाही होता है। ठीक, सेंटर में उसको रखा जाता है। पेनोप्टिकन कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे बीच में रखा होता है, तो बाकी सर्कल में जो है सारे बैरक बने होते हैं, तो सारे कैदियों को लगता है कि ये उन्हें देख रहा है। ठीक, ऐसा तो है हो नहीं, पॉसिबिलिटी तो ऐसी है नहीं कि वो एक साथ सारे लोगों को देख सके, लेकिन चूंकि वो सेंटर में होता है इसीलिए लोगों को लगता है कि जितने भी बैरक में कैदी होते हैं सारे लोगों को लगता है कि वो उन्हें देख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही जितने भी सिटीजन होते हैं समाज में, उनको लगता है कि समाज उन्हें देख रहा है और इसी वजह से वो हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे बैरक में सारे कैदी डिसिप्लिन में रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि ये बीच में जो है वो उन्हें देख रहा है। ठीक, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा उनको देख रहा हो। निगरानी, फुको के अपने नागरिकों को अधीन करने वाले अनुशासनात्मक समाजों की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए पेनोप्टिकन का उपयोग किया। तो पेनोप्टिकन समझ में आ गया क्या होता है। He described the prisoners of a panopticon as being at the receiving end of asymmetrical surveillance। वो पेनोप्टिकन के कैदी को असम्मित निगरानी के अंत में होने के रूप में वर्णित करता है। मतलब कि सारे लोग ये सोचते हैं कि वो जो है उनको देख रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो उनको मतलब देख रहा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब वो एक साथ सारे लोगों को देख रहा हो। ऐसा लगता है कि वो उनको देख रहे हैं। ठीक, लेकिन वो सबको नहीं देख पाता है। ठीक, he described the prisoner of a panopticon as being at the receiving end of asymmetrical surveillance। तो उनको लगता है कि वो हमेशा जो है सर्विलांस में है। असिमेट्रिकल मतलब जो एक साइड से होता। ठीक, कार्सेलर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी डिफाइन किया है मिशेल फुको ने। कार्सेलर क्या होता है, कार्सेरल
कार्सेरल क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्सेरल सोसाइटी रिफर्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ टेक्निक्स। तो कार्सेरल सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है जो क्या रिफर्स करता है, जिनके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ टेक्निक्स फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो इसके जरिए जो है टेक्निक्स को स्प्रेड किया जाता है ताकि ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके। एंड सर्विलांस प्रोसेस, और क्या है? सर्विलांस प्रोसेस। तो सर्विलांस प्रोसेस के जरिए भी हम जो है ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। टिपिकल ऑफ मॉडर्न प्रिजन, तो ये क्या है? मॉडर्न प्रिजन की तरह है। थ्रू आउट सोसाइटी एज अ होल। कार्सेरल सोसाइटी की अवधारणा पूरे समाज में मानव व्यवहार और आधुनिक जेलों की विशिष्ट निगरानी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का एक तकनीकों के प्रसार को संदर्भित करता है। ठीक, तो समझ में आ गया कार्सेरल क्या होता है। कार्सेरल सोसाइटी की अवधारणा पूरे समाज में मानव व्यवहार, तो समाज में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, आधुनिक जेलों की विशिष्ट निगरानी प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए तकनीकों के प्रसार को संदर्भित करता है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको कि कार्सेरल का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन किया है मिशेल फुको ने। Michel Foucault made the relationship between power and surveillance his central point of observation more than any other scholar। तो मिशेल फुको ने क्या किया है? रिलेशनशिप बताया है बिटवीन पावर एंड सर्विलांस। पावर और सर्विलांस के बीच में रिलेशनशिप बताया है, और उनका जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो दूसरे स्कॉलर से थोड़ा सा अलग है। ठीक, मोर देन एनी अदर स्कॉलर। ठीक, तो उनका जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे स्कॉलर से ज्यादा है। मिशेल फुको ने किसी भी अन्य विद्वान की तुलना में सत्ता और निगरानी के बीच संबंध को अपने अवलोकन का केंद्रीय बिंदु बनाया है। तो उन्होंने जो संबंध बताया है किसके किसके बीच में, सत्ता और निगरानी के बीच में, या शक्ति और निगरानी के बीच में, तो उस को अपने अवलोकन का केंद्रीय बिंदु बनाया। तो इन्होंने ही मतलब दूसरे विद्वानों यानी कि दूसरे जो स्कॉलर हैं उनसे ज्यादा इन्होंने अ, सत्ता और निगरानी को अपना केंद्र बिंदु माना है। ठीक, मैडनेस, मैडनेस का कॉन्सेप्ट भी मिशेल फुको ने दिया है। तो इसके पागलपन, पागलपन का कॉन्सेप्ट मिशेल फुको ने दिया है। इसका क्या मतलब होता है? थ्रू आउट मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन एक बुक भी है इनकी। थ्रू आउट मैडनेस एंड सिविलाइजेशन फुको इंसिस्ट दैट मैडनेस इज नॉट अ नेचुरल। ठीक, तो इसमें जो है, जो फुको है वो बहुत ही फेमस डेफिनेशन देते हैं कि जो मैडनेस है वो क्या है? नेचुरल नहीं है। हम समझते हैं कि जो मैडनेस है वो क्या है? नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है। अनचेंजिंग थिंग। ठीक, इज नॉट अ नेचुरल अनचेंजिंग थिंग। तो ये नेचुरल या अनचेंजिंग थिंग नहीं है, बट रादर डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी इन विच इट एग्जिस्ट। लेकिन ये जो है सोसाइटी पे डिपेंड होता है कि उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो मैडनेस है वो नेचुरल या अनचेंजिंग फेनोमेना नहीं है। ठीक, अनचेंजिंग थिंग नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है जिसमें ये एग्जिस्ट करता है। पागलपन और सभ्यता के दौरान फुको जोर देकर कहते हैं कि पागलपन एक प्राकृतिक अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। ठीक, तो ये प्राकृतिक या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि ये उस समाज पर निर्भर करता है जिसमें ये मौजूद है। ठीक, तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन के बारे में ये बात करते हुए, तो उसमें मैडनेस को वो कहते हैं कि ये नेचुरल या अनचेंजिंग थिंग नहीं है, प्राकृतिक या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि ये उस समाज पर निर्भर करता है जिसमें ये मौजूद होते हैं। ठीक, various cultural, intellectual, and economic structures determine how madness is known and experienced within a given society। तो बहुत सारे कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कैसे मैडनेस को जाना जा सकता है और उसको एक गिवन सोसाइटी में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। विभिन्न सांस्कृतिक, बौद्धिक और आर्थिक संरचनाएं निर्धारित करती हैं कि किसी दिए गए समाज में पागलपन को कैसे जाना और अनुभव किया जाता है। ठीक, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिशेल फुको ने दिया है। कामुकता का भी कॉन्सेप्ट मिशेल फुको ने दिया है। इसका क्या मतलब है? इसमें क्या डिफाइन करते हैं ये?
Sexuality must be understood as a bourgeoisie invention that ensure dominance. तो ये कहते हैं कि ये बार्जुजी का इन्वेंशन है, जो मतलब कैपिटलिस्ट क्लास है जिनके पास ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन है, उनका इन्वेंशन है ताकि डोमिनेंस को बनाया जा सके, डोमिनेंस को बनाए रखा जा सके। इवन टुडे इट्स पर्पज इज टू मेंटेन पावर। अभी भी जो है सेक्सुअलिटी का मेन पर्पज क्या है? पावर को बनाए रखना। कामुकता को वर्जुआ आविष्कार के रूप में समझा जाना चाहिए। तो मिशेल फूको कहते हैं कि वर्जुआ के आविष्कार के रूप में कामुकता को समझा जाना चाहिए, जो प्रभुत्व सुनिश्चित करता है, जो प्रभुत्व सुनिश्चित करता है। प्रभुत्व सुनिश्चित करता है मतलब कि अपने पावर को बनाए रखता है, ठीक, अपनी डोमिनेंस को बनाए रखता है। आज भी इसका उद्देश्य सत्ता को बनाए रखना, ठीक। तो आज भी इसका उद्देश्य क्या है? पावर को बनाए रखना, यानी कि सत्ता को बनाए रखना। तो इसका क्या मतलब हुआ सेक्सुअलिटी या कामुकता का मतलब? सेक्सुअलिटी पे ये माना जाता है कि जो सेक्सुअलिटी है उस पे ज्यादातर जो है, अभी जो हम आज की सोसाइटी की बात करें तो सेक्सुअलिटी पे जो है ज्यादातर डोमिनेंस किसका होता है? मेल मेंबर का होता है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो है बार्जुआ का इन्वेंशन है डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, और आज की सोसाइटी में भी ये पावर को मेंटेन रखने का एक तरीका है सेक्सुअलिटी। इंडीड hegemonic power in our world produce immense pressure for individual to display heteronormative behavior, ठीक। वास्तव में हमारी दुनिया में आधिपत्य वाली शक्तियां व्यक्तियों पर विषम लैंगिक व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक दबाव पैदा करती हैं। तो हमारा समाज जो है अभी भी, जो हेजेमनिक पावर है हमारे समाज में, जो आधिपत्य वाली शक्तियां हैं हमारे समाज में, वो अभी भी हमको, यानी कि जो इंडिविजुअल हैं, उनको फोर्स करते हैं कि वो हेट्रोसेक्सुअल रहे, ठीक। हेट्रोसेक्सुअल रहे मतलब कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट सेक्स की तरफ हो, ठीक, सेम सेक्स की तरफ ना हो। मतलब इसीलिए विषम लैंगिक व्यवहार की तरफ हमारा जो समाज है हमको प्रेशर डालता है कि हम विषम लैंगिक ही रहें। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो जो हमसे अलग लिंग वाले लोग हैं उनके साथ होना चाहिए। मतलब अगर कोई मेल है तो उसका फीमेल के साथ अट्रैक्शन होना चाहिए, या कोई फीमेल है तो उसका मेल के साथ अट्रैक्शन होना चाहिए। सेम सेक्स नहीं होना चाहिए, होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारा समाज जो है अभी भी किसको एक्सेप्ट करता है? हेट्रोनॉर्मेटिव बिहेवियर को मतलब एक्सेप्ट करता है, ठीक। विषम लैंगिक व्यवहार को ही हमारा समाज जो है क्या कहेंगे, स्वीकार करता है, ठीक। तो इसकी स्टडी भी इन्होंने किया था, गे पे इन्होंने स्टडी किया था, जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सेक्सुअलिटी का। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हेट्रोपिया। हेट्रोपिया क्या है? हेट्रोपिया इज अ कॉन्सेप्ट elaborated by philosopher Michel Foucault to describe certain cultural, institutional, and discursive spaces that are somehow other disturbing, intense, incompatible, contradictory, or transform। तो ऐसे कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल या डिस्कर्सिव स्पेस होते हैं जो क्या होते हैं? डिस्टर्बिंग होते हैं, इंटेंस होते हैं, इनकम्पेटिबल होते हैं, या कॉन्ट्राडिक्टिव होते हैं, या ट्रांसफॉर्मिंग होते हैं। उन सब एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कहा? हेट्रोपिया कहा, ठीक। हेट्रोपिया क्या है? हेट्रोपिया एक ऐसी अवधारणा है जिसे दार्शनिक मिशेल फुको ने कुछ सांस्कृतिक, संस्थागत और विवेकपूर्ण स्थानों का वर्णन करने के लिए विस्तृत किया है, जो किसी तरह अन्य है, मतलब कि अलग होते हैं, परेशान परेशान करने वाले, तीव्र, असंगत, विरोधाभासी या परिवर्तनकारी होते हैं, ठीक। हेट्रोपियाज और वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या कहा था ये भी आप याद रखिएगा, ये कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हु सेड दैट हेट्रोपियाज आर वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, मिररिंग एंड एट अपसेटिंग व्हाट इज आउटसाइड। तो हेट्रोपिया क्या है? एक तरह का मिररिंग है, आप बाहर के बारे में सेट करते हैं कि आउटसाइड में क्या चल रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हेट्रोपिया दुनिया के भीतर की दुनिया है, जो बाहर है उसे प्रतिबंधित करती है और फिर भी परेशान करती है, ठीक। हेट्रोपिया और वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, मिररिंग एंड एट अपसेटिंग व्हाट इज आउटसाइड।
मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट भी मिशेल फुको ने दिया है। अब इसमें क्या कहते हैं ये मेडिकल गेज मतलब कि जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादातर मेडिकल साइंस वाले जो है अपना फिनोमेना मान लेते हैं। बहुत सारी चीजें समाज में ऐसी होती हैं जो हो सकता है वो सोशल हो, लेकिन मेडिकल वाले उसको मेडिकल फिनोमेना मान के उसकी मतलब एक तरह से इलाज करना शुरू कर देते हैं। ठीक। मिशेल फुको developed the concept of the medical gaze, describing how doctors modify the patient's story, fitting it into a biomedical paradigm, filtering out biomedical material। ठीक, तो बहुत सारे नॉन मेडिकल फिनोमेना होते हैं जिसको डॉक्टर क्या कर देते हैं, मेडिकल गेज के जरिए मेडिकल फिनोमेना बना देते हैं। ठीक, बहुत सारे फिनोमेना ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेडिकल नहीं हो, बायोमेडिकल नहीं होती हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो उसको फिट कर देते हैं किसमें, बायोमेडिकल फिनोमेना, बायोमेडिकल पैराडिग्म। फुको ने द मेडिकल गेज की अवधारणा को विकसित किया, ये वर्णन करते हुए कि कैसे डॉक्टर रोगी की कहानी को संशोधित करते हैं, मतलब कैसे उसमें चेंज करके उसे बायोमेडिकल प्रतिमान में फिट करते हैं। ठीक, गैर बायोमेडिकल सामग्री को फिल्टर करते हैं। ठीक, तो जो गैर मेडिकल सामग्री होती हैं उसको मेडिकल में फिट करने की कोशिश करते हैं, उसी को इन्होंने चिकित्सा टकटकी कहा है, यानी कि मेडिकल गेज कहा है। मेडिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इरविन जोला ने दिया था, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिकल गेज का कॉन्सेप्ट मिशेल फुको ने दिया है, लेकिन मेडिकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इरविन जोला ने दिया है। मेडिकलाइजेशन क्या है? मेडिकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग अ सोशल प्रॉब्लम एज अ मेडिकल कंडीशन। ठीक, तो क्या है मेडिकल गेज क्या है? जब आप जो है गेज मतलब क्या होता है, निगाह होती है। गेज मतलब निगाह, निगाह मतलब कि आप किसी भी फिनोमेना को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई मेडिकल फिनोमेना हो, चाहे वो मेडिकल फिनोमेना है या नहीं है। मेडिकलाइजेशन क्या है? जब आप किसी नॉन मेडिकल कंडीशन को मेडिकल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको मेडिकलाइजेशन कहा जाता है। thereby identifying the source of problem as one of the individual accountability and emphasizes the need to treat or cure the individual। मतलब कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो मेडिकल नहीं होते हैं, लेकिन उसको मेडिकलाइजेशन के जरिए जो है उसको मेडिकल डोमेन में लाया जाता है, और ये कहा जाता है कि इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, इसका क्योर करना जरूरी है। चिकित्साकरण इरविन जोला ने दिया था। चिकित्साकरण एक सामाजिक समस्या को चिकित्सा स्थिति के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया है, जिससे समस्या के स्रोत की पहचान व्यक्तिगत जवाबदेही के रूप में होती है। ठीक, और व्यक्ति के इलाज या इलाज की आवश्यकता पर जोर देती है। ऐसे कुछ अ, प्रक्रिया होती हैं, जो ऐसी कुछ तरीके होते हैं जिसमें जो है क्या करते हैं लोग, ऐसे फिनोमेना, ऐसी मतलब स्थिति जो चिकित्सा के डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन उसको चिकित्सा के डोमेन में लाने की कोशिश की जाती है और उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर, इसमें क्या कहते हैं मिशेल फुको माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर में? इन द सेकंड ऑफ हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी micro politics came to be defined by फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फुको। तो 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में माइक्रो पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है किसने? मिशेल फुको ने। गिल्स डेलियोज एंड फेलिक्स गोटारी एज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल रेगुलेशन, तो इनको एज अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल रेगुलेशन के तौर पे डिफाइन किया गया। तो इन सारे लोगों ने माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर को डिफाइन किया है। इन्वॉल्व इन शेपिंग द प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रेफरेंसेस होंगी उसको सेव करना, मतलब कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस क्या होंगी उसको भी सेव किया जाता है, उसके एटीट्यूड क्या होंगे, परसेप्शन क्या होंगे, उन सबको सेव किया जाता है माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर। सत्ता की सूक्ष्म राजनीति, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में माइक्रो पॉलिटिक्स को फ्रांसीसी दार्शनिकों मिशेल फुको, गाइल्स डेलियूज और फेलिक्स गुआटारी द्वारा एक प्रकार के राजनीतिक विनियमन के रूप में परिभाषित किया गया है। एक राजनीतिक विनियमन के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति विषयों की प्राथमिकता, दृष्टिकोणों और धारणाओं को आकार देने में शामिल है। तो व्यक्ति की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके दृष्टिकोण क्या हैं, उनकी धारणाएं क्या हैं, उनको आकार देने का काम करती हैं सच्चा की सूक्ष्म राजनीति। ठीक, पावर इज नॉलेज,
मिशेल फुको ने कहा था कि पावर इज नॉलेज, मतलब पावर क्या है, नॉलेज है। नॉलेज जो है वो पावर है, शक्ति ही ज्ञान है, शक्ति ज्ञान है। पावर इज नॉलेज, यानी कि पावर जो है वो नॉलेज है, शक्ति ही ज्ञान है। अगर आप इसका उल्टा करते हैं, नॉलेज इज पावर, तो ये फ्रांसिस बेकन ने कहा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर पावर पहले आता है तो वो मिशेल फुको का है, नॉलेज पहले आता है तो वो फ्रांसिस बेकन का है। पावर इज नॉलेज यानी कि शक्ति ज्ञान है, ये किसने दिया था, मिशेल फुको ने दिया था। नॉलेज इज पावर, ये फ्रांसिस बेकन ने दिया था। ज्ञान शक्ति है, फ्रांसिस बेकन ने दिया था। डिड नॉट फेवर हायरार्काइजेशन ऑफ हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज। हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज किसको कहते हैं, हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज किसको कहते हैं, जब आप हायरार्की बना देते हैं नॉलेज की। हायरार्की मतलब किसी नॉलेज को आप ऊपर के स्ट्रेटा में रखते हैं, किसी को नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इसको ये फेवर नहीं करते हैं, मतलब हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज को ये फेवर नहीं करते हैं। ज्ञान के पदानुक्रम के पक्ष में नहीं थे, मतलब कि ज्ञान का पदानुक्रम क्रम करना, मतलब कि उसको क्रम में लगना, मतलब कि कुछ नॉलेज का पद आप जो है ऊंचा कर दे रहे हैं और कुछ नॉलेज का पद आप जो है नीचा कर दे रहे हैं, इसके फेवर में मिशेल फुको नहीं थे। ठीक, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट मिशेल फुको के। अब हम लोग देख लेते हैं उनसे रिलेटेड बुक्स कौन कौन सी हैं। सो मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी 1954 में पब्लिश हुई। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, a history of insanity in the age of reason 1961 में पब्लिश हुई। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन 1963 में। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969। द डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ प्रिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन, 1975। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के 4 वॉल्यूम थे, 1976 टू 1984 तक पब्लिश हुए 4 वॉल्यूम। ठीक, तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में 4 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 जिसका नाम था द विल ऑफ नॉलेज, वॉल्यूम 2 द यूज ऑफ प्लेजर, वॉल्यूम 3 द केयर ऑफ सेल्फ, वॉल्यूम 4 द कन्फेशन ऑफ द फ्लैश। ठीक, द केयर ऑफ सेल्फ, द कन्फेशन ऑफ द फ्लैश, द यूज ऑफ प्लेजर, द विल ऑफ नॉलेज, ये 4 वॉल्यूम थे सेक्सुअलिटी के। तो वॉल्यूम भी आपको याद रखना है क्योंकि वॉल्यूम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के कितने वॉल्यूम थे। ठीक, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे मिशेल फुको से रिलेटेड। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो कर सकते हैं, मिशेल फुको से रिलेटेड या पिछली क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो कर सकते हैं। आपको 5 मिनट दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग क्लास को लीव करते हैं। और इस सैटरडे को हमारा वीकली टेस्ट होगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। जो भी हमारा मतलब तकरीबन हम लोग की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो एक तरीके से वो यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा और वीकली टेस्ट भी होगा। ठीक, कुछ क्विज भी दिए जाएंगे आपको ऐप पे, जिनको आपको सॉल्व करना होगा, और हम लोग क्लास में भी 1 घंटे पूरा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस यूनिट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चन? हाँ, यूनिट 1 में 26 थिंकर हैं, यही इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि 40% जो सिलेबस है आपका, वो 40% जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो आपकी इसी यूनिट से ही पूछे जाते हैं, और बाकी यूनिट्स कंप्लीट करने में भी हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। यूट्यूब पर नहीं, ऐप पे ही करेंगे हम लोग। 40% जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 से ही आते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है और लेंथी भी है।
एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी में करा रहे हैं मतलब? नहीं, जल्दी नहीं है, थोड़ा लेंदी है, तो हम लोग को थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा। बाकी यूनिट्स भी करने हैं और फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे, तो दिक्कत नहीं है। रिवीजन में हम लोग यूनिट 1 जो है वो लास्ट में लेंगे, जैसे कि एग्जाम से हम लोग 15 दिन पहले यूनिट 1 को रिवाइज करेंगे, ताकि क्योंकि इससे 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं, तो आपको याद रहे, इसीलिए हम लोग 15 दिन पहले ही इसको रिवीजन करेंगे। उससे पहले सारी यूनिट्स को रिवाइज कर लेंगे, लेकिन यूनिट 1 को सबसे लास्ट में हम लोग रिवाइज करेंगे। मैराथन क्लासेस वगैरह ले लेंगे एक यूनिट 1 में, जिसमें हम लोग 2-3 घंटे में पूरी यूनिट कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी तो कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए डिटेल में, लेकिन रिवाइज हम लोग 2-3 घंटे में कर सकते हैं। नहीं, जो यूट्यूब पे क्लासेस हैं उसका एमसीक्यूज नहीं होगा, सिर्फ हम लोग यूनिट 1 का एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, वही चैप्टर टेस्ट हम लोग लेंगे। यूनिट 1 का हम लोग टेस्ट करेंगे, वीकली टेस्ट जो होगा सैटरडे में उसमें। ठीक है। उसके बाद हम लोग हर वीक टेस्ट लेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट होंगी उससे रिलेटेड टेस्ट हुआ करेगा सैटरडे में। और आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद 40 एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे, जो एज ए क्विज या मॉक टेस्ट के तौर पे अपलोड होंगे ऐप पे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सारे 26 थिंकर से होगा, क्योंकि अभी हम लोग के पास 3-4 दिन है, तो हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 थिंकर बचे हुए हैं यूनिट 1 में, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरी यूनिट से हम लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हो जाएगा, रिवाइज करिए, मतलब अभी तो पढ़ रहे होंगे आप लोग, डेली तो पीडीएफ पढ़ ही रहे होंगे, तो रिवाइज ही तो करना है, तो इतने जल्दी तो हो ही जाएगा। ठीक है, लीव करते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।